29 अश्केनाजी यहूदियों में से एक को टे सेक्स रोग होता है। यह दर सामान्य आबादी की तुलना में 100 गुना अधिक है, लेकिन टे सेक्स अकेला रोग नहीं है। इस आबादी में 19 अलग अलग आनुवंशिक रोग पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर लगभग कहीं और नहीं मिलते। विडंबना यह है, प्राकृतिक चयन को हजारों साल पहले ही इन घातक उत्परिवर्तनों को समाप्त कर देना चाहिए था। इसके विपरीत वे जीवित रहे, वे फैल गए और आज वे लाखों लोगों में मौजूद हैं। 2014 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के आनुवंशिकीविद शाई कार्मी ने एक ऐसी खोज की जिससे इसका कारण स्पष्ट हुआ। 128 पूर्ण अश्केनाजी जीनोम का विश्लेषण करके उनकी टीम ने एक चौंकाने वाली बात पाई। आज जीवित प्रत्येक अश्केनाजी यहूदी उन 350 व्यक्तियों के वंशज हैं जो 600 से 800 वर्ष पूर्व जीवित थे। जरा सोचिए, 350 लोग, इतनी कम आबादी कि एक मध्ययुगीन शहर के चौक में समा सकती है। एश्केनाजी जीनोम कंसोर्टियम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर इट्सिक पीर ने इसे इस तरह कहा, एश्केनाजी यहूदियों में हर कोई एक दूसरे का 30वां चचेरा भाई है। इस विनाशकारी अड़चन ने वैज्ञानिकों द्वारा संस्थापक प्रभाव कहे जाने वाली स्थिति को जन्म दिया, जहां दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन सामान्य हो जाते हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी छोटी होती है कि वे उन्हें खत्म नहीं कर पाते। अगर आपको इतिहास के लुप्त रहस्यों और प्राचीन डीएनए से जुड़े रहस्यों में दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी और भी विचित्र होने वाली है। जब वैज्ञानिकों ने डीएनए का पता लगाकर उस अवरोध के मूल कारण की खोज की, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो यूरोपीय यहूदी इतिहास के बारे में हमारी सभी धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है। इस अड़चन के मूल कारण की खोज ने शोधकर्ताओं को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तक पहुंचाया। यह एक आनुवंशिक कोड है जो केवल माताओं के माध्यम से ही पारित होता है। 2006 में इजराइल के टेक्नियन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर डोरोन बेहार ने एक ऐसा अध्ययन प्रकाशित किया जिसने वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। उनकी टीम ने 67 देशों की 11,000 महिलाओं के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया। परिणाम क्या निकला? आज जीवित लगभग 3.5 मिलियन लोगों में से 40% अश्केनाजी यहूदी 1000 साल पहले रहने वाली केवल 4 संस्थापक माताओं के वंशज हैं। 4 महिलाएं, 4 विशिष्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए संकेत, और ये संकेत लगभग विशेष रूप से अश्केनाजी आबादी में ही पाए जाते हैं। अन्यत्र ये लगभग न के बराबर हैं। इस शोध की देखरेख करने वाले प्रोफेसर कार्ल स्कोरेकी ने पुष्टि की कि ये चारों मातृवंश संभवतः मध्य पूर्वी मूल के हैं, लेकिन मध्ययुगीन काल के दौरान यूरोप में इनका बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। लेकिन शोधकर्ताओं को परेशान करने वाला सवाल यह था, ये महिलाएं कौन थीं, वे वास्तव में कहां से आई थीं, और उनकी आनुवंशिक विशेषताएं आधी आबादी पर हावी क्यों हैं। इस अध्ययन से एक और बात सामने आई, गैर अश्केनाजी यहूदी आबादी में भी ये चारों प्रकार के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम आवृत्ति में। इससे यह सिद्ध हुआ कि अश्केनाजी यहूदियों का मातृवंश अन्य यहूदी समूहों से मिलता जुलता था, जिन सभी का संबंध प्राचीन निकट पूर्व से था। लेकिन जब ये चारों महिलाएं यूरोप पहुंचीं तो वे अकेली यात्रा नहीं कर रही थीं। उनके साथ आए पुरुष अपने साथ एक ऐसा आनुवंशिक रहस्य लेकर आए थे जो 3000 साल पुराना है। जहां मातृवंश से 4 माताओं का संकेत मिला, वहीं पितृ डीएनए ने उससे भी पुरानी वंशावली का खुलासा किया। 1997 में प्रोफेसर कार्ल स्कोरेकी ने एक ऐसी खोज की जिसका प्रकाशन नेचर पत्रिका में हुआ, जिसने 3000 वर्षों की मौखिक परंपरा को प्रमाणित किया। उन्होंने उस चीज की पहचान की जिसे वैज्ञानिक अब कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप कहते हैं। यह एक वाई क्रोमोसोम विशेषता है जो दुनिया भर में यहूदी पुजारियों, जिन्हें कोहेनिम के नाम से जाना जाता है, में पाई जाती है। ये पुजारी बाइबल की परंपरा के अनुसार मूसा के भाई हारून से अपनी वंशावली का पता लगाते हैं। सदियों से इसे धार्मिक मिथक माना जाता रहा। फिर डीएनए के प्रमाण सामने आए। प्रोफेसर माइकल हैमर के आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि दुनिया भर में 64.6% कोहानिम में यह विशिष्ट वाई क्रोमोसोम मार्कर मौजूद है। जब उनकी टीम ने उत्परिवर्तन दरों का उपयोग करके इसकी आयु निर्धारित की तो उन्होंने पाया कि यह 2000 से 3250 वर्ष पहले एक ही सामान्य पुरुष पूर्वज से उत्पन्न हुआ था। इसका क्या मतलब है, इस पर विचार करें। यहूदी पुरोहित परिवार जो 2000 वर्षों से अलग अलग रहे हैं, पोलैंड, यमन, ईरान, मोरक्को में रहते हुए से जिनके बीच कोई संपर्क नहीं था,
फिर भी उनमें एक ही पैतृक डीएनए मौजूद है। आनुवंशिकी ने उस बात की पुष्टि की जो मौखिक परंपरा ने 100 पीढ़ियों तक संरक्षित रखी थी। लेकिन अगर इन पुरोहित परिवारों ने महाद्वीपों में 3000 वर्षों तक अपने डीएनए को बनाए रखा, तो शेष अश्केनाजी आबादी वास्तव में कहां से आई? इसका जवाब जर्मनी में 500 साल पुराने एक अनाज भंडार के नीचे दबा हुआ था। 2013 में जर्मनी के एयरफर्ट शहर में एक पुराने अनाज भंडार को पार्किंग स्थल में परिवर्तित किया जा रहा था। निर्माण कार्य के लिए खुदाई की आवश्यकता थी। पुरातत्वविदों को नीचे जो मिला उसने अश्केनाजी यहूदियों के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। एक मध्ययुगीन यहूदी कब्रिस्तान, 11वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दफनाए गए 63 शव, उनके कंकाल पूरी तरह से संरक्षित हैं। पैर पूर्व दिशा में यरूशलेम की ओर है, तो लकड़ी के ताबूतों के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। खुदाई का नेतृत्व कर रही पुरातत्वविद कैरिन जेच ने अवशेषों से अलग हुए डीले दांतों को इकट्ठा करने के लिए एयरफर्ट के यहूदी समुदाय से विशेष अनुमति प्राप्त की। यह महत्वपूर्ण था। यहूदी कानून मृतकों को परेशान करने से मना करता है, लेकिन एक इजरायली रब्बी ने फैसला सुनाया कि स्वाभाविक रूप से गिरे हुए दांतों के नमूने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए लिए जा सकते हैं। वे 38 दांत हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और यरूशलेम में हिब्रू विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में भेजे गए। 2022 में सेल नामक पत्रिका में परिणाम प्रकाशित हुए। यह यहूदी व्यक्तियों पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्राचीन डीएनए अध्ययन है। डॉक्टर इशमाम वाल्डमैन और आनुवंशिकीविद शाई कार्मी ने मध्ययुगीन जीनोम का विश्लेषण किया और एक ऐसी बात पाई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एयरफर्ट समुदाय में 2 आनुवंशिक रूप से भिन्न उपसमूह थे। एक मध्य पूर्वी आबादी से निकटता से संबंधित था, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण यूरोपीय वंश दर्शाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उस कब्रिस्तान में दफनाए गए सभी लोगों में से 1/3 का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक जैसा था। वे सभी एक ही महिला की संतान थे जो 500 से 1000 साल पहले रहती थी। और ये मध्ययुगीन यहूदी जो 14वीं शताब्दी में मर गए, पहले से ही आधुनिक अश्केनाजी आबादी में पाए जाने वाले समान आनुवंशिक रोग उत्परिवर्तन को लगभग समान आवृत्ति पर धारण किए हुए थे। इसका मतलब यह था कि यह अड़चन 1300 के दशक में हुए ब्लैक डेथ नरसंहार के दौरान नहीं हुई थी। तो जैसा कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था, यह बहुत बहुत पहले हुआ था। वैज्ञानिकों को और भी पीछे जाने की जरूरत थी। यह आनुवंशिक अलगाव वास्तव में कब शुरू हुआ? आनुवंशिक मॉडलिंग से एक नहीं बल्कि 2 ऐतिहासिक अवरोधों का पता चला। पहला अवरोध लगभग 70 ईस्वी में हुआ, जब रोम ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और दूसरे मंदिर को जलाकर राख कर दिया। इस त्रासदी के बाद आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि लेवांत से यहूदियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ और वे इटली और राइन घाटी, जो अब जर्मनी में स्थित है, की ओर चले गए। लेकिन उन्होंने अकेले यात्रा नहीं की। डीएनए विश्लेषण से एक ऐसी बात सामने आई जिसने धार्मिक परंपरा के साथ तनाव पैदा कर दिया। इस प्रवास काल के दौरान यहूदी पुरुषों ने स्थानीय यूरोपीय महिलाओं से काफी संख्या में विवाह किया। इसके प्रमाण जीनोम में मौजूद हैं। मातृवंश में यूरोपीय वंश के लक्षण दिखने लगे। पितृवंश में मुख्यतः मध्य पूर्वी वंश के लक्षण ही बने रहे। यह पैटर्न आनुवंशिक अध्ययनों में बार बार दिखाई देता है। अश्केनाजी यहूदियों में लगभग 50 से 60% मध्य पूर्वी डीएनए और 40 से 50% यूरोपीय डीएनए पाया जाता है, जिसमें यूरोपीय वंश मुख्य रूप से मातृवंश के माध्यम से आता है। एक ऐसे समुदाय के लिए जिसके धार्मिक कानून में जातीय शुद्धता की मांग थी, अस्तित्व के लिए एकीकरण आवश्यक था। फिर लगभग सन 1000 के आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रवास धीमा हो गया, अंतरजातीय विवाहों में भारी गिरावट आई और आनुवंशिक अलगाव लगभग पूर्ण हो गया। 11वीं शताब्दी तक फिर यूरोपीय ईसाई जगत ने यहूदी समुदायों को यहूदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। जो स्वैच्छिक शहरी बसावट के रूप में शुरू हुआ था, वह कानूनी अलगाव में बदल गया। प्रोफेसर इट्सिक पीर द्वारा 128 अश्केनाजी जीनोम के विश्लेषण से पता चला कि 1000 वर्षों तक यूरोप में रहने के बावजूद अश्केनाजी डीएनए आसपास की गैर यहूदी यूरोपीय आबादी से काफी अलग रहा। एयरफर्ट के मध्ययुगीन अभिलेखों से यही तस्वीर सामने आती है। कर दस्तावेजों से पता चलता है कि यहूदी और ईसाई लगातार एक साथ व्यापार करते थे। ईसाई यहूदी बच्चों की धाइयां थीं। शहर के केंद्र में नगरपालिका भवन के ठीक बगल में आराधनालय स्थित थे,
लेकिन डीएनए से पता चलता है कि उनके बीच लगभग कोई अंतर्विवाह नहीं हुआ। यहूदी और ईसाई एक साथ रहते थे, आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अलग थे। फिर विपत्तियां आईं, धर्मयुद्ध, रक्त निंदा के आरोप, काला मृत्यु, जबरन निष्कासन। 1100 और 1400 ईस्वी के बीच अश्केनाजी आबादी घटकर 350 से भी कम रह गई। पूरे समुदाय नरसंहारों में नष्ट हो गए, जैसे कि 1349 में एयरफोर्ट के यहूदियों को तबाह करने वाला नरसंहार। शाही कार्मी के शोध से पता चला कि यह अवरोध इतना गंभीर और इतना लंबा था कि इसने जीनोम की संरचना को ही बदल दिया। इतनी छोटी आबादी में बाहरी लोगों से विवाह के माध्यम से यादृच्छिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन कम नहीं हो सके। हानिकारक जीन जमा होते गए, ये केंद्रित होते गए और फैलते गए। धार्मिक अंतर्विवाह प्रथा, यानी केवल यहूदी समुदाय के भीतर विवाह करने की प्रथा, ने 25 से 30 पीढ़ियों में इस आनुवंशिक अलगाव को और तीव्र कर दिया। इससे एक विनाशकारी विरासत का जन्म हुआ। 19 आनुवंशिक रोग जो सदियों तक अश्केनाजी यहूदियों को परेशान करते रहे, लेकिन इनमें से एक बीमारी लाखों लोगों की जान बचाने में कारगर साबित होगी। जिस बाधा के कारण लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ी, उसी ने चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति को संभव बनाया। अश्केनाजी यहूदियों में BRCA1 और BRCA2 उत्परिवर्तन पाए जाते हैं, जो स्तन और अंडाशय के कैंसर के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं, और इनकी दर सामान्य आबादी की तुलना में 10 गुना अधिक है। 1.09% लोगों में BRCA185 DELAG उत्परिवर्तन पाया जाता है। 1.52% लोगों में BRCA2 1724 DELT उत्परिवर्तन पाया जाता है। गैर यहूदी आबादी में ये उत्परिवर्तन केवल 0.1% लोगों में दिखाई देते हैं। क्योंकि कैंसर पैदा करने वाले ये उत्परिवर्तन एक ही आबादी में इतने अधिक केंद्रित थे, इसलिए वैज्ञानिक वास्तव में इनकी पहचान कर सके, इनका अध्ययन कर सके, आनुवंशिक परीक्षण विकसित कर सके। आज एश्केनाजी आनुवंशिकी के अध्ययन के माध्यम से विकसित BRCA परीक्षण विश्व भर की सभी आबादी में लोगों की जान बचाता है। टाई सैक्स रोग के मामले में भी यही पैटर्न देखने को मिला। एश्केनाजी परिवारों के लिए विकसित वाहक स्क्रीनिंग कार्यक्रमों ने उच्च जोखिम वाली आबादी में टाई सैक्स की घटनाओं को 90% तक कम कर दिया। अलगाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां मानव आनुवंशिकी को समझने की कुंजी बन गईं। एश्केनाजी जीनोम कंसोर्टियम के साथ काम कर रहे डॉक्टर टॉड लैंग्स ने इसे इस प्रकार समझाया। एश्केनाजी आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की उनकी व्यापक सूची चिकित्सकों को यह बताती है कि क्या किसी रोगी के जीनोम में पाया गया कोई प्रकार स्वस्थ व्यक्तियों में भी मौजूद है, या वास्तव में यह बीमारी का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा, हमने 2/3 गलत चेतावनियों को समाप्त कर दिया है। यह विरोधाभास अपरिहार्य है। आनुवंशिक अलगाव ने बीमारियों का बोझ तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही इसने अश्केनाजी आबादी को चिकित्सा विज्ञान के लिए अमूल्य भी बना दिया। लेकिन इस अनूठे डीएनए ने एक राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया, एक ऐसा बवाल जो अश्केनाजी पहचान की उत्पत्ति पर ही सवाल उठाता है। और यह सब एक मध्ययुगीन साम्राज्य पर केंद्रित है, जिसका कथित तौर पर कभी अस्तित्व ही नहीं था। दशकों से यह सिद्धांत प्रचलित था कि अश्केनाजी यहूदी वास्तव में मध्य पूर्व से नहीं थे, बल्कि वे हजारों के वंशज थे। एक तुर्क साम्राज्य जिसने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया और लगभग 740 ईस्वी में यहूदी धर्म अपना लिया। यह महज एक अकादमिक बहस नहीं थी। खजार सिद्धांत का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, यह तर्क देने के लिए कि अश्केनाजी यहूदियों का मध्य पूर्व से कोई पैतृक संबंध नहीं है, इसलिए इजराइल पर उनका कोई ऐतिहासिक दावा नहीं है। 2012 में आनुवंशिकीविद एरन एल्हाइक ने एक विवादास्पद अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने एश्केनाजी आबादी में खजार वंश को साबित करने का दावा किया। वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी। कई जीनोम व्यापी अध्ययनों में तुर्किक या मध्य एशियाई आनुवंशिक संकेतों की खोज के लिए अश्केनाजी डीएनए का विश्लेषण किया गया। यदि खजार सिद्धांत सत्य होता तो वे मार्कर मौजूद होते, वे नहीं थे। डॉक्टर चिडोरॉन बेहार और उनके सहयोगियों द्वारा 2013 में ह्यूमन बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला।
जीनोम व्यापी डेटा से एश्केनाजी यहूदियों के खजार मूल का कोई सबूत नहीं मिला है। आनुवंशिकीविदों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भाषाविदों सभी ने एक ही निष्कर्ष निकाला। हिब्रू विश्वविद्यालय के इतिहासकार शाउल स्टैम्फर ने इस सिद्धांत को मूलतः बकवास कहकर खारिज कर दिया। आनुवंशिक प्रमाण अकाट्य हैं। यूरोप में 1000 से अधिक वर्षों तक रहने के बावजूद अश्केनाजी यहूदी अपने पूर्वजों में 50 से 60% मध्य पूर्वी मूल के ही हैं। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा हो गया। अगर अश्केनाजी यहूदियों ने यूरोप में मध्य पूर्वी डीएनए को बरकरार रखा है, तो दुनिया भर की अन्य यहूदी आबादी आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से इतनी अलग क्यों दिखती है? डीएनए से पता चलता है कि दुनिया भर में यहूदी आबादी 4 प्रमुख आनुवंशिक समूहों में विभाजित हो गई। अश्केनाजी, जो मध्य और पूर्वी यूरोप में बसे यहूदियों के वंशज हैं। सेफार्डी, जो इबेरियाई प्रायद्वीप और भूमध्य सागर से हैं। मिज़राही, जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से हैं। और बीटा इज़राइल, जो इथियोपिया से हैं। विरोधाभास यह है, ये समूह आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से उतने ही भिन्न हैं जितने कि इटालियन सीरियाई लोगों से भिन्न है। फिर भी उन सभी का प्राचीन साझा पूर्वज लेवांत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भौगोलिक अलगाव था। 1500 वर्षों तक ये आबादी अलग अलग विकसित हुई। उन्होंने अलग अलग जलवायु के अनुकूल खुद को ढाला, अपने ही समुदायों में विवाह किए, विशिष्ट आनुवंशिक लक्षण विकसित किए। लेकिन उन मतभेदों के बावजूद मध्य पूर्व की साझा नींव बनी रही। वाई क्रोमोसोम संबंधी अध्ययनों से लगातार यह पता चलता है कि यमन से लेकर पोलैंड तक दुनिया भर की यहूदी आबादी आनुवंशिक रूप से एक साथ समूह बनाती है और निकट पूर्वी मूल की आबादी से जुड़ी हुई है। अलग अलग आनुवंशिकी, एक ही परंपरा, एक ही मौखिक इतिहास, 100 पीढ़ियों से चली आ रही एक ही सांस्कृतिक स्मृति। यह जीव विज्ञान से परे एक पहचान है। लेकिन हाल की खोजों ने एक ऐसी बात उजागर की है जो प्राकृतिक चयन के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देती है। एश्केनाजी जीन विकास की दिशा में अपेक्षित समय से कहीं अधिक तेजी से यूरोपीय जलवायु के अनुकूल ढल गए। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि अश्केनाजी डीएनए में यूरोपीय वातावरण के अनुकूलन मौजूद हैं, जो मात्र 30 से 40 पीढ़ियों में हुए हैं, यानी 600 से 800 वर्षों में। विकासवादी दृष्टि से यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। तो यह सब कैसे हुआ? वैज्ञानिक अब एपिजेनेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। जीन अभिव्यक्ति में ऐसे परिवर्तन जो डीएनए अनुक्रम को स्वयं नहीं बदलते हैं, और लेकिन पीढ़ियों तक विरासत में मिल सकते हैं। क्या सदियों के उत्पीड़न से आनुवंशिक परिवर्तन हो सकते हैं? क्या विशिष्ट आहार संबंधी नियम चयनात्मक दबाव उत्पन्न कर सकते हैं? क्या अनिवार्य साक्षरता और शहरी जीवन, 1000 वर्षों से लागू सांस्कृतिक प्रथाएं वास्तव में जीनोम को आकार दे सकती हैं? सबूत एक उल्लेखनीय बात की ओर इशारा करते हैं। आनुवंशिकी केवल संस्कृति का निर्माण नहीं करती, बल्कि संस्कृति आनुवंशिकी को आकार देती है। और अश्केनाजी इतिहास में यह प्रतिक्रिया चक्र असाधारण तीव्रता से संचालित हुआ। अनिवार्य शिक्षा के कारण आसपास की आबादी की तुलना में साक्षरता दर अधिक थी। खान पान संबंधी प्रतिबंधों ने भोजन के विकल्पों को सीमित कर दिया। व्यावसायिक प्रतिबंधों ने यहूदियों को विशिष्ट व्यवसायों, बैंकिंग, व्यापार, चिकित्सा की ओर धकेल दिया। शहरी जीवन का अर्थ था विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा। पीढ़ियों से चली आ रही ये सभी सांस्कृतिक प्रथाएं या संभवतः अद्वितीय विकासवादी दबावों का कारण बनी होंगी। वैज्ञानिक अब जिस प्रश्न से जूझ रहे हैं वह यह है कि क्या यह मानव विकास के एक नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आनुवंशिक अनुकूलन को केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि संस्कृति भी संचालित करती है। लेकिन अश्केनाजी डीएनए में एक और रहस्य छिपा है, कुछ ऐसा जो उन आबादी की ओर इशारा करता है जिन्हें हम हमेशा के लिए लुप्त मान चुके थे। हाल ही में हुए आनुवंशिक अध्ययनों में यहूदी डीएनए के ऐसे स्थानों पर मार्कर पाए गए जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिम्बाब्वे के लेम्बा लोग, पूर्वोत्तर भारत में बनी मेनाशे, इथियोपिया में बीटा इज़राइल। ये दूरस्थ आबादी जो लगभग 2000 वर्षों तक मुख्यधारा के यहूदी समुदायों से अलग रही, मध्य पूर्वी आनुवंशिक संकेतों को दर्शाती है जो प्राचीन यहूदी मूल के अनुरूप हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने सहस्राब्दियों तक सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित रखा। खान पान संबंधी नियम, धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार वध, सप्त का पालन। ये सभी प्रथाएं अन्य यहूदी समुदायों के साथ किसी भी संपर्क के बिना कायम रहीं। सदियों तक उनकी मौखिक कहानियों को मिथक मानकर खारिज कर दिया गया था। फिर जीनोम विश्लेषण ने उनकी पुष्टि की।
जिन व्यक्तियों को अपने यहूदी पूर्वजों के बारे में कभी पता ही नहीं था, उन्हें यह बात अपने डीएनए में लिखी हुई मिली। समुदायों ने उन पहचानों को पुनः प्राप्त किया जो पीढ़ियों से दबी हुई थीं। इससे अश्केनाजी आनुवंशिकी के बारे में एक गहरा रहस्य उजागर हुआ। यह आबादी न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह एक आनुवंशिक समय कैप्सूल है जो प्राचीन मध्य पूर्वी आबादी के उन नमूनों को संरक्षित करती है जो अब कहीं और शुद्ध रूप में मौजूद नहीं हैं। वैज्ञानिक अब अश्केनाजी डीएनए का उपयोग एक नियंत्रण समूह के रूप में मानव प्रवास पैटर्न, विकासवादी अनुकूलन और रोग तंत्र का अध्ययन करने के लिए करते हैं जो सभी आबादी पर लागू होते हैं। जिस आनुवंशिक अलगाव के कारण पीड़ा हुई, वह अब अमूल्य वैज्ञानिक महत्व रखता है। एश्केनाजी डीएनए 3 अरब बेस पेयर में लिखा गया अस्तित्व, अनुकूलन और मानवीय लचीलेपन का एक जैविक रिकॉर्ड है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया डीएनए परीक्षण ऐसे सवाल सामने लाता है जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं था। छिपी हुई आबादी, अज्ञात प्रवास, 3000 वर्षों से संरक्षित आनुवंशिक स्मृतियां, उस कोड में कहीं न कहीं अगला रहस्य छिपा है और हम अभी अभी इसे पढ़ना सीखना शुरू कर रहे हैं।